Hi, welcome back to my channel Simplified Psychopathology. This is Ritvik Sharma, your host. If you have not seen my last video on illness anxiety disorder, please go ahead and watch. In my this video, I will give you introduction about feeding and eating disorder, like what is eating and feeding disorder, symptoms and signs of that, types of eating and feeding disorder, diagnosis for eating and feeding disorder. So let's see what is eating and feeding disorder. Okay, and in eating disorder is a serious, complex mental health issue. So it is a complex and mental health issue, and that's one affect emotional and physical health. So it is affecting your emotional health also, like body dysmorphia में आपका emotional health और physical health और आपका एनोरेक्सिया नर्वोसा बुलिमिया में भी आ जाएगा, लेकिन body dysmorphia यहाँ पे आपका है नहीं. Eating or feeding disorder, people with eating disorder develop an unhealthy relationship with food, their weight or appearance. Anorexia, bulimia and binge eating disorder are all types of eating disorder. क्या होता है? People with eating disorder develop an unhealthy relationship with food. क्या होता in eating and feeding disorder में क्या होता है? वो unhealthy relationship create कर लेते हैं food के साथ, जो अपने weight appearance के बारे में ज्यादा सोचने लगते हैं. ठीक है, तब आपको eating और feeding disorders होने लगते हैं. ठीक है, और भी इसमें आते हैं कि आपका पीका आता है और आपका रुमिनेशन डिसऑर्डर आता है. उसमें आपके वेट के बारे में नहीं सोच रहे होते हो, लेकिन तब भी आपको आपको ईटिंग और फीडिंग डिसऑर्डर्स होते हैं. इसके बारे में हम आगे बात करेंगे. ईटिंग डिसऑर्डर्स आर ट्रीटेबल. पीपल विद अनट्रीटेड ईटिंग डिसऑर्डर में डेवलप लाइफ थ्रेटनिंग प्रॉब्लम्स. ईटिंग डिसऑर्डर्स ट्रीटेबल हैं, लेकिन अगर आपके अनट्रीटेबल रहेंगे तो आपको, जैसे आप ज्यादा खाना खाओगे या कम खाना खाओगे, तो आपको न्यूट्रिएंट्स प्रॉब्लम हो सकती है. न्यूट्रिएंट्स, आपका बॉडी में न्यूट्रिएंट्स कम हो सकते हैं. या फिर आप और भी जैसे डिसऑर्डर्स हैं, जैसे इसमें आप कुछ भी खा रहे हो और रिस्ट्रिक्टिव ईटिंग कर रहे हो, तो आपको प्रॉब्लम्स आ सकती हैं. बॉडी में न्यूट्रिएंट्स का प्रॉब्लम हो सकती है, या फिर आप कुछ टॉक्सिक खा सकते हो तो प्रॉब्लम्स आ सकती हैं. अब टाइप्स ऑफ ईटिंग डिसऑर्डर्स में यहाँ पर बात करते हैं, तो आपका टाइप्स ऑफ ईटिंग डिसऑर्डर में आता है आपका पीका आ जाता है, और आपका एस डीएसएम 5 में आपका आ जाता है. F98.3 में ये चिल्ड्रन में पाया जाता है. F58.89 में ये एडल्ट्स में कवर करता है. F98.21 में आ जाता है आपका DSM-5 में रुमिनेशन डिसऑर्डर आ जाता है. F50.82 में आ जाता है, DSM-5 में आ जाता है अवॉइडेंट रिस्ट्रिक्टिव फूड इनटेक डिसऑर्डर, जिसको आप आरफिड भी बोलते हैं. एनोरेक्सिया नर्वोसा आ जाता है. F50.02 में आ जाता है आपका बिंज ईटिंग डिसऑर्डर. सो लेट्स सी इसके बाद क्या है. इसमें अब आप बता रहे हैं हु इज एट रिस्क फॉर ईटिंग डिसऑर्डर. किसको किसको रिस्क है ईटिंग डिसऑर्डर में. जैसे कि जिसकी फैमिली हिस्ट्री ऑफ ईटिंग डिसऑर्डर है, किसी को जिसको फैमिली हिस्ट्री ऑफ ईटिंग डिसऑर्डर को, या पेरेंट्स को है ईटिंग डिसऑर्डर, या सिबलिंग्स में ईटिंग डिसऑर्डर, तो आपको फैमिली हिस्ट्री में ईटिंग डिसऑर्डर है, आपको तो ईटिंग डिसऑर्डर्स हो सकते हैं. एडिक्शन और अदर मेंटल हेल्थ इश्यू, किसी को एडिक्शन है तो उसको, और कोई अगर मेंटल हेल्थ इश्यूज है, डिप्रेशन है, ट्रॉमा है, और भी चीजें हैं, तो आपको ईटिंग डिसऑर्डर्स हो सकते हैं. अ हिस्ट्री ऑफ ट्रॉमा, फिजिकल, इमोशनल और सेक्सुअल. हिस्ट्री ऑफ ट्रॉमा है और उस वजह से आप आपको कोई पिंच कर रहा था कि आप मोटे हो, आप पतले हो, उस वजह से आपका स्कूल में आपको बुली किया गया है, तो आपको ये ट्रॉमा हो सकता है. और आप उस वजह से खाना कम खा सकते हो या खाना ज्यादा खा सकते हो. अगर आपको पतला बोला गया, बार बार बुली गया उस वजह से, तो आपको उस वजह से प्रॉब्लम्स आ सकते हैं. उस वजह से फीडिंग और ईटिंग डिसऑर्डर्स हो सकते हैं. पर्सनल हिस्ट्री ऑफ एंजाइटी, डिप्रेशन और ओसीडी. अगर आपको पर्सनल हिस्ट्री एंजाइटी की, तो उस वजह से भी ईटिंग और फीडिंग डिसऑर्डर हो सकते हैं. एंजाइटी में कभी कभार आप खाना कम खाओगे या ज्यादा खाओगे, वही चीज डिप्रेशन के साथ होने लगती है. ठीक है, अब आते हैं अदर फैक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं. डायबिटीज में आपको, तो कुछ लोग कम खाना खाते हैं, तो टाइप 1 डायबिटीज में भी आपको ईटिंग डिसऑर्डर हो सकते हैं, और उस वजह से आपको न्यूट्रिएंट्स वैल्यू पूरी बॉडी में मिलती नहीं है. ठीक है, इन्वॉल्वमेंट्स इन एक्टिविटीज दैट फोकस ऑन स्लेंडर अपीयरेंस सच एज मॉडलिंग, जिम्नास्टिक्स, स्विमिंग, रेसलिंग एंड रनिंग. क्या क्या होता है, जैसे स्पोर्ट्स एक्टिविटीज में आप कभी कभार अपने आप को अच्छा दिखाने के लिए, अपनी बॉडी अपीयरेंस को अच्छा दिखाने के लिए, आपको आप क्या करते हो, कुछ फूड आइटम्स रिस्ट्रिक्ट कर देते हो. उससे क्या होता है कि आपकी बॉडी अपीयरेंस तो ठीक होने लगती है, लेकिन आपको बॉडी का जो न्यूट्रिएंट्स है वो पूरा नहीं मिल पाता है. उस वजह से आपके बॉडी में चेंजेस आने लगते हैं. तो ये भी एक फीडिंग और ईटिंग डिसऑर्डर है. मेजर लाइफ चेंजेस सच एज स्टार्टिंग अ न्यू स्कूल और अ जॉब और अ डाइवोर्स और अ मूव, परफेक्शन टेंडेंसीज. अगर आप रोज एक फॉलो कर रहे हो, एक डाइट
फॉलो कर रहे हैं, रोज एक रूटीन फॉलो कर रहे हैं, तो आपकी डाइटरी हैबिट भी एक सेम हो जाती है कि आपको सुबह ब्रेकफास्ट में क्या खाना है और आपको सुबह लंच में, बाद में लंच में क्या खाना है, आपको डिनर में क्या करना है। अगर उसमें कोई भी चेंजेस आते हैं, जैसे आपका स्कूल चेंज हो रहा है, जॉब चेंज हो रहा है, तो आपकी टाइमिंग चेंज होंगी, फिर आपकी डाइटरी हैबिट्स चेंज होंगी। अगर आपका डाइवोर्स हो रहा है तो आपको ट्रॉमा होगा, तो आपको फिर आपके डाइटरी हैबिट्स और रूटीन में चेंजेस आ जाएंगे। अगर आपको अपने आप को परफेक्शनिस्ट बनाने की टेंडेंसीज है, तो क्या होता है, आप बार बार अपने बॉडी अपीयरेंस में चेक करोगे या फिर अपने आप को परफेक्शन, तब आप बार बार रूटीन चेंजेस करोगे, तो आपकी बॉडी अडेप्ट होने में टाइम लगाती है। तो क्या होता है, फिर फीडिंग और ईटिंग डिसऑर्डर्स आ जाते हैं, वो फॉलो होने लगते हैं, क्योंकि हम ये डाइट चेंज करने से पहले डॉक्टर को नहीं दिखा रहे हैं कि क्या बॉडी में चेंजेस आ रहे हैं, हमें ये डाइट फॉलो करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, क्या रूटीन में चेंजेस आ रहे हैं, हमें खुद नहीं पता होते, और फिर हमारे को फीडिंग और ईटिंग डिसऑर्डर्स होने लगते हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं, व्हाट कॉजेस ईटिंग डिसऑर्डर्स, क्या क्या कॉज करते हैं, क्या क्या कॉजेस हैं। अ मिक्स ऑफ जेनेटिक्स, एनवायरमेंट एंड सोशल फैक्टर्स। अब इसमें जेनेटिक्स क्या रोल प्ले कर रहा है, जैसे किसी के पेरेंट्स को अगर ईटिंग फीडिंग डिसऑर्डर है, तो वहां पे उसको हो सकता है, उसके बच्चों को ईटिंग और फीडिंग डिसऑर्डर्स हो सकता है। इन्वायरमेंट एंड सोशल फैक्टर्स, इन्वायरमेंट में क्या फैक्टर्स हैं, जैसे कि आपको यहाँ ज्यादा ठंड पड़ रही है तो आप खाना ज्यादा खाओगे, या गर्मी ज्यादा है तो आप कभी कभी खाना कम खाते हो, तो उस वजह से कि क्या हो जाता है, एनवायरमेंट फैक्टर एक हो जाता है, और इस वजह से आपको न्यूट्रिएंट्स पूरे नहीं मिलते। सोशल फैक्टर्स में, या सोशल फैक्टर में, कुछ सोशल फैमिलीज में क्या होता है कि आप कोलेस्ट्रॉल ज्यादा ले रहे हो, घी ज्यादा ले रहे हो, तेल ज्यादा यूज कर रहे हो, फ्राइड चीजें ज्यादा खा रहे हो, तो क्या, और या फिर कुछ सोशल फैक्टर में आप सिर्फ बॉइल्ड खाना खा रहे हो, तो क्या होता है कि उस वजह से आपके बॉडी को पूरे न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पाते हैं, और फिर प्रॉब्लम्स आती हैं ईटिंग और फीडिंग डिसऑर्डर की। प्ले अ रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ ईटिंग डिसऑर्डर, वही चीज है। Some people with eating disorder may use extreme measures to limit food intake or food groups when they feel like other aspects of their life are hard to manage. कभी कभी क्या होता है, अपने बॉडी अपीयरेंस को मैनेज करने के लिए हम कुछ फूड इनटेक को लिमिट कर देते हैं, और इस वजह से भी हमको ईटिंग और फीडिंग डिसऑर्डर्स हो जाते हैं, क्योंकि न्यूट्रिशंस नहीं मिल पाते हैं बॉडी को, और फिर प्रॉब्लम्स आती हैं ईटिंग और फीडिंग डिसऑर्डर की। एन ऑब्सेशन विद फूड बिकम्स एन अनहेल्दी। कभी कभी हमें ऑब्सेशन हो जाता है किसी फूड का, जैसे मिठाई खाने का ऑब्सेशन हो जाएगा, या फिर स्पाइसी चीजें खाने का ऑब्सेशन हो जाएगा, और उस ऑब्सेशन को हम एक कोपिंग मैकेनिज्म की तरह फॉलो करने लगते हैं। जब हमें डिप्रेशन होता है तो वो ईटिंग और फीडिंग डिसऑर्डर में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, अब और भी चीजें क्या है इसमें, सिम्टम्स ऑफ ईटिंग डिसऑर्डर क्या हो जाते हैं। यू कांट ऑलवेज टेल बाय समवन्स अपीयरेंस दैट दे हैव एन ईटिंग डिसऑर्डर। आप किसी को देख के नहीं बता सकते कि आपको ईटिंग डिसऑर्डर है। यू कैन हैव एन ईटिंग डिसऑर्डर एट एनी बॉडी वेट और साइज। किसी को भी कभी भी किसी भी बॉडी वेट और साइज में ईटिंग और फीडिंग डिसऑर्डर हो सकता है, क्योंकि आप एंजाइटी कर रहे हो। आपको है नहीं कि आप पतले हो, आप मोटे हो, बहुत ज्यादा, तभी ये होता है ईटिंग और फीडिंग डिसऑर्डर। बस आप अपने अपीयरेंस को चेंज करना चाहते हो, उस वजह से एंजाइटी है, तो आप अपनी ईटिंग और फूडिंग हैबिट्स को चेंज करते हो, और उस वजह से ईटिंग और फीडिंग डिसऑर्डर्स हो जाते हैं। ईटिंग डिसऑर्डर्स ऑफन इम्पैक्ट द वे पीपल थिंक अबाउट फूड और रिलेट टू इट, वही चीज है, विच इज नॉट रिफ्लेक्टेड इन देयर वेट और साइज। रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है, वही मैंने पहले बताया। स्पेसिफिक सिम्टम्स ऑफ ईटिंग डिसऑर्डर वेरी बाय टाइप। और इसमें 5 तरीके के ईटिंग डिसऑर्डर्स हैं, तो उसके स्पेसिफिक सिम्टम्स वेरी करते हैं। ठीक है, अब आते हैं, इफ यू आर अ लव्ड वन विच हैज एन एंजाइटी ईटिंग डिसऑर्डर, यू मे नोटिस दीज जनरल चेंजेस। अब आपके किसी लव्ड वन में ईटिंग डिसऑर्डर है, तो आप क्या क्या चेंजेस देख सकते हैं। उनके मूड स्विंग्स हो सकते हैं, उनको फैटीग हो सकता है, फेंटिंग हो सकता है, थिनिंग हेयर और हेयर लॉस हो सकता है। अब न्यूट्रिशन वैल्यू मिल नहीं रही है, तो हेयर कैसे सही रहेंगे, नेल्स कैसे सही रहेंगे, स्किन कैसे सही रहेगी, तो और फिर आपका हार्मोनल इश्यूज भी होंगे, तो मूड स्विंग्स भी होगा, फटीग भी होगा, फेंटिंग भी होगा, थिनिंग हेयर और हेयर लॉस भी, फ्रीक्वेंट बाथरूम ब्रेक्स आफ्टर ईटिंग। अगर आप ज्यादा खाना खा रहे हो, और या फिर आपको न्यूट्रिशन वैल्यू नहीं मिल रही है, तो आपको आईबीएस प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, तो आप बार बार बाथरूम भी जाओगे। अनएक्सप्लेन्ड वेट चेंजेस और ड्रास्टिक वेट लॉस, वेट चेंजेस भी हो सकते हैं, अगर आप ज्यादा खाना खा रहे हैं तो वेट बढ़ भी सकता है, वेट कम भी हो सकता है अगर आप कम खाना खाओगे। अनयूजुअल स्वेटिंग और हॉट फ्लैशेस, अब जैसे आप स्पाइसी खाना ज्यादा खा रहे हैं तो आपको अनयूजुअल स्वेटिंग भी हो सकती है, और हॉट फ्लैशेस भी हो सकते हैं, और ब्लड प्रेशर भी ज्यादा हाई हो सकता है कभी कभी। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अब इसमें अदर चेंजेस कुड इंक्लूड, आपकी अदर चेंजेस क्या आ सकती हैं लोगों में, सोलो डाइनिंग और नॉट वांटिंग टू ईट विद अदर पीपल। क्या हो जाता है, जब लोग ज्यादा कम खाना खाने चाहते हैं, या फिर
अवॉइड करते हैं खाना खाना या खाना ज्यादा खाना खाते हैं, तो सोलो डाइनिंग करने लगते हैं, जिससे कि मेरे ऊपर कोई ऑब्जर्व ना करे। विड्रॉइंग फ्रॉम फ्रेंड्स और सोशल एक्टिविटीज, हाइडिंग फूड और थ्रोइंग इट अवे। कभी कभी इस वजह से हम फ्रेंड्स को भी विड्रॉ करने लगते हैं कि वो भी ऑब्जर्व करेंगे हमारा खाने की हैबिट्स को। फिक्सिंग ऑन फूड कैलोरीज, एक्सरसाइज और वेट लॉस। हम बहुत ज्यादा वेट लॉस को फॉलो करने लग जाते हैं अपने अपीयरेंस को ठीक करने के लिए, तब भी हमें ईटिंग और फीडिंग डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। फूड रिचुअल्स, चुइंग फूड लॉन्गर देन रिक्वायर्ड, तो यहाँ पे भी ईटिंग और फीडिंग डिसऑर्डर हो सकते हैं, क्योंकि हम जब बार बार ज्यादा च्यू करेंगे तो हम बाकी खाना नहीं खा पाएंगे, हम थक जाएंगे और फिर उसके बाद हम बाकी खाना नहीं खा पाएंगे। तो ये फूड रिचुअल्स भी कभी कभार प्रॉब्लम कर जाते हैं और इस वजह से ईटिंग और फीडिंग डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। अब डायग्नोसिस और टेस्ट में डॉक्टर्स क्या करते हैं? हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स और सच एज फिजिशियन, मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल डायग्नोज ईटिंग डिसऑर्डर। ठीक है, योर प्राइमरी केयर प्रोवाइडर में रिव्यू सिम्टम्स। आपका प्राइमरी केयर केयर प्रोवाइडर कौन होगा? डॉक्टर्स, फिजिशियन, जो आपका रिव्यू करेंगे आपके सिम्टम्स में। ठीक है, जो मैंने अभी पहले बताए। परफॉर्म अ फिजिकल एग्जामिनेशन एंड ब्लड टेस्ट भी करेंगे, जैसे आपका केएफटी कर सकते हैं, किडनी फंक्शन टेस्ट कर सकते हैं, आपके न्यूट्रिशन वैल्यू चेक चेक कर सकते हैं, आपके वाइटामिन चेक कर सकते हैं, आपका एलएफटी चेक कर सकते हैं, लीवर आपका कैसे काम कर रहा है, आपके अंदर न्यूट्रिशन वैल्यू कितनी है, कोलेस्ट्रॉल चेक कर सकते हैं। इस तरह के ब्लड टेस्ट चेक कर सकते हैं कि जिससे एग्जामिनेशन पता चलेगा आपकी बॉडी कैसा काम कर रही है और कैसे वर्क कर रही है। उस वजह से आपका ईटिंग और फीडिंग डिसऑर्डर आपका पता लग सकता है, तो उससे चेक कर सकते हैं। अब आपका मेंटल हेल्थ काउंसलर यहाँ पे कैसे चेक करेगा? सच एज साइकोलॉजिस्ट और साइकेट्रिस्ट कंडक्ट्स अ साइकोलॉजिकल इवैल्यूएशन टू लर्न मोर अबाउट ईटिंग एंड फीडिंग डिसऑर्डर। तो यहाँ पे साइकोलॉजिकल टेस्ट कैसे होगा? यहाँ पे साइकेट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट टेस्ट कैसे करेंगे? या आपको कोई डिप्रेशन तो नहीं है, या फिर आपको कोई ट्रॉमा तो नहीं है जिस वजह से आप खाना खा रहे हो और जिस वजह से आप बार बार उसी चीज पे फोकस कर रहे हो, या फिर आपको और कोई प्रॉब्लम तो नहीं है बॉडी पे, या किसी ने आपको बुली किया है कि आप मोटे हो या पतले हो, तो उस वजह से आप आप अपनी फूड हैबिट्स में चेंजेस ला रहे हो, या फिर आपको कोई ट्रॉमा है तो उस वजह से भी आपको फूड हैबिट्स में क्या चेंजेस आ रही हैं, क्या ईटिंग उस वजह से आपको ईटिंग एंड फीडिंग डिसऑर्डर हुआ है। तो ये टेस्ट कर सकते हैं आपके साइकोलॉजिस्ट और साइकेट्रिस्ट, और इस एवेल्युएशन पे वो डायग्नोसिस करते हैं कि आपको ईटिंग और फीडिंग डिसऑर्डर्स है कि नहीं। This is all about the introduction of eating and feeding disorder. In my next video, I will talk about eating and feeding disorder, in which I will talk about PICA. So stay tuned for my next video on PICA, and that will come in this week only. So stay tuned for my next video on PICA. Thank you very much. This is Ritvik Sharma, your host on Simplified Psychopathology. If you get any problems on this channel on Simplified Psychopathology, you can ask in comments. And if you find any problems with the video, please ask in the comments. Thank you, and review my video, and stay tuned and like my video, and also subscribe my channel. Thank you.